देखो बेटा, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपका भी टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं, इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है। मैंने आपकी बुक का एकदम से इसको प्रिसाइज कर दिया है। बस सिर्फ इसके अंदर जो बुक में आपके चार्ट दे रखे हैं, बस चार्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना, बुक की चार्ट के साथ। बाकी इसको पूरा मैंने एकदम से इतना नटशेल कर दिया है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ करने की, सिर्फ चार्ट, ओनली चार्ट। ठीक है। कम्युनिकेशन से बेटे हम सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या? एक्सचेंजिंग, क्या एक्सचेंज करना? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, है ना, थॉट्स। आप लोग एक दिमाग में पिक्चर इमेजिन करके चल लीजिए कि आप एक कंपनी के अंदर हैं और उस कंपनी के अंदर आप एक तरफ अपने आप को बॉस भी मानिए, बॉस इन द सेंस, मान लीजिए आप सीए हैं तो सीए हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्शन के अंदर जाएंगे या अकाउंट सेक्शन में जाएंगे, दोनों में भी एक, अगर एक ही सिंगल सेक्शन है तो आप उसका अपने आप को बॉस भी मानिए और अपने पड़ोसी को उसका एम्प्लॉय मानिए, तो दिमाग में एकदम से इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, वाइस वर्सा हो गया दोनों के लिए, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। आप बॉस भी हैं और पड़ोसी आपका एम्प्लॉय है। जब वो आप दिमाग में लेकर चलेंगे तो आपको वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। बुक में बहुत कुछ लिखा है कि बीसीआर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंस्टीट्यूट ने इतना जबरदस्त एक इम्पैक्ट लिया कि 40 नंबर का पेपर डाल दिया। इससे पहले कभी नहीं होता था, पुराने कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पर इस तरीके का कोई पेपर नहीं था, क्योंकि जो सीए स्टूडेंट्स थे थोड़ा कम्युनिकेशन को लेकर लैकिंग थी उनकी। कम्युनिकेशन दो तरीके से चलती है, एक अगर मैं फेस टू फेस हूँ एक्सप्रेस करना, और एक राइटिंग स्किल्स। ये दो मेन चीज होती हैं। इन्हीं दो मेन चीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। उन्होंने इस चीज को, एक्टिविटीज को अलग अलग आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से है, क्योंकि हम लोग वहां पर जहां लैकिंग थे तो इसलिए चैप्टर डाला गया, पूरी बुक बनाकर एक 40 नंबर का डाला गया, जिससे कि आप लोग इस पर फोकस्ड हो जाएं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन है, सेकंड चैप्टर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस मेकिंग पर आ जाता है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। थर्ड चैप्टर आपका वोकेबलरी पर आ जाता है, तो वो भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उन दोनों चैप्टर्स को आप एक बार गो थ्रू करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि कुछ पढ़ाया जाए। हाँ, आई एम देयर फॉर यू कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उनको डिस्कस कर सकते हैं, बट आप उनको फटाफट अपने लेवल पर एक बार शुरू कर दीजिए। आज का मैं आपको होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ, एक पेपर मैंने आपको दे दिया, वो पेपर आपको घर पे अपने पढ़ना है, पूरा रीड करना है, पेपर का पैटर्न क्लियर हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो तो एग्जाम में चॉइस है। अभी आपके लिए समझ लीजिए, आपको पूरा 100% पेपर करना है, जो 2 क्वेश्चन है वो भी करना है, उनको पढ़ना है, समझना है। जहाँ ना समझ में आएगा वो मुझसे आप पूछिएगा। कोशिश करेंगे कि एक दिन या एक दिन छोड़कर मैं जितने पेपर्स मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं वो आपके साथ लें और उनको हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले आप लोग पढ़ कर आए कि पूरा एकदम से ब्लैंक ना बैठे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वाले इसमें बीसीआर को आप फटाफट एक खत्म करते हुए चलें, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है, और मेहनत वो वाली भी नहीं है जो लर्निंग की मेहनत आपकी लॉ में थी, वो वाली मेहनत नहीं है। इसमें एक प्रैक्टिस की मेहनत है नॉर्मली। एक आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लीजिए, कुछ या अपनी बुक्स को भी पढ़ लोगे तो भी वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। मेरा एक कॉन्सेप्ट जो शुरू में मैं लेकर चल रहा था कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़वाने के पीछे, वो उसी चीज़ का पीछे रीज़न था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं कुछ और कर रहा हूँ, हो सकता है एक्चुअल में कुछ हो, या और कोई दूसरा कुछ और करता हो, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में इतना वाइड है कि उसके कुछ वर्ड्स अपने आप में एक अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं, है ना। जैसे साइकोलॉजी के अंदर पी आता है, हमें नहीं पता, कई लोगों को नहीं पता होता। नहीं, मैंने एक जनरल बात की है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता बेटे, है ना। हमारे जब छोटे होते थे तो कर्नल की स्पेलिंग पूछा करते थे कि कर्नल की स्पेलिंग सुनाइए, निमोनिया की स्पेलिंग सुनाइए। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं, ये जो मतलब इनका मैं बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, और कुछ नहीं करना, आपको ये सब चीज़ें देखनी है।
वोकेबलरी तो एक ऐसी चीज है जितना मर्जी पढ़ लो उतना कम है, तो कम से कम जो बुक का दे रखा है वो तो पूरा पढ़ लें। फर्स्ट एम आपका क्या होना चाहिए कि जो आपकी जो इंस्टीट्यूट की बुक दी है पूरा पढ़ डालो, बाकी प्लस पेपर्स, क्योंकि जब हम पेपर्स करते चले जाएंगे तो उससे काफी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो कह रहा है कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली एक्सचेंजिंग करना। और किस तरीके से एक्सचेंजिंग, तो हमने पढ़ लिया कि एक्सचेंजिंग क्या, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी इस तरीके की चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी से, थ्रू कैसे करोगे वो शेयर, या तो बाय स्पीच वे से, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो एक तरीके का स्पीच है, बोल रहा हूं मैं। बाय सिग्नल, आप लोग सड़क पर चलते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपके साथ सिग्नल के थ्रू बात करता है, कहीं पर उसने लिखा हुआ है नो हॉकिंग का बोर्ड लगा रखा है, कहीं पर अगर उनके स्पीड ब्रेकर्स है तो स्पीड ब्रेकर का बना हुआ होता है, कहीं जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है, इस तरीके के साइंस होते हैं। वो क्या करते हैं, बाय सिग्नल्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। राइटिंग, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने आपको एक बॉस मान लो, एक आपका एम्प्लॉय, तो आप इन राइटिंग भी बात करते हैं। ऑफिशियल कन्वर्सेशन तो सारा कैसे चलता है, इन राइटिंग, सारा का सारा। देन लास्ट में बिहेवियर। अब बाकी आती है बात कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या। इस प्रोसेस में दो लोग होते हैं बेटा, एक सेंडर जिसको इन्होंने क्या बोला है, इनकोडर, और एक दूसरा क्या है, रिसीवर, है ना। तो इनकोडिंग, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप एक चीज मानकर चलो कि जो सेंडर है वो क्या करता है, इनकोड्स अ मैसेज। यहां पर इनकोड्स वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि कभी कभी तो आपका स्टेट मैसेज हो गया, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे कि मैसेजेस इस तरीके के होते हैं जो सामने वाला ही पढ़ेगा, वही एक सेम लेवल के लोग समझ सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर्स के द्वारा जो लिखा गया है वो अपने आप में क्या है, एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ सकता है, केमिस्ट्री समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। इंजीनियर्स की अपनी लैंग्वेज है, जब आप सीए बन जाएंगे तो आपकी भी अपने आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो सब चीजें। तो इसके अंदर इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, एक सेंडर है जो अपना एक कोई मीडियम यूज करेगा, मीडियम इन द सेंस या तो आप राइटिंग में करेंगे, या टेलीफोनिकली करेंगे, या मैसेज के थ्रू करेंगे, या ईमेल के थ्रू करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मीडियम, यूजिंग अ मीडियम। कोई भी चैनल आप यूज करते हैं और उसको फिर सामने वाले को सेंड करते हैं, जो इसको क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड मतलब समझना, पढ़ना। अगर कोई कोड लैंग्वेज है तो उसको वो डिकोड करना, या सिंपल जो लिखा हुआ है इसका मतलब जब आपने पढ़ लिया समझ लिया तो वो डिकोड हो गया। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सेंड बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक। बेसिकली जब हम बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर फीडबैक बहुत ज्यादा नेसेसरी है बेटा। जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बॉस है और आप एक एम्प्लॉय भी हैं, तो जब आप लोग आपस में कुछ भी कन्वे करेंगे तो उसका फीडबैक आना बहुत जरूरी है। रिवर्स फीडबैक आप कैसे देते हैं, थंब देते हैं ना हम लोग, तो कि कोई मैसेज दिया, थंब आपने डाल दिया। शालिनी आपको जब मैसेज देती है क्लास का, तो आप ओके लिखकर रिवर्स अपना फीडबैक देते हैं, जिससे पता चला कि आपने उसको समझ लिया। समझ के बात को, ये चीज है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहीं से आपका छोटा छोटा सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना शुरू कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन अब तक आप करते आ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, क्या कह रहा है। उससे पहले वो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो गुड कम्युनिकेशन कब कहलाएगा, और अगर हम समझे कि उसकी क्वालिटीज ज्यादा अच्छी हैं तो उससे आपको फर्क क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या आपके अपने अंदर। एक सीनियर एक जूनियर को अगर मैसेज करता है और वो मैसेज अपने आप में एक गुड इंफॉर्मेशन है या गुड स्टाइल है, जिसकी वजह से तो क्या बनेगा, एनहांसेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आप लोग जब अच्छा मैसेज करेंगे, अगर वो अंडरस्टैंडेबल हो और उसका मैसेज का क्या पर्पस है वो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो क्या मानकर चलते हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप इससे क्या होती है, स्ट्रांग होती है, इनहेंस होती है। सेकंड, रिजॉल्व एनी मिसअंडरस्टैंडिंग।
हम लोग जब आपस में बात करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर हैं, कोई ट्राई नहीं करता उनको सॉल्व कराने का। तो कोर्ट ने फिर बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले एक सिस्टम शुरू किया, आर्बिट्रेशन या लोक अदालत। आप सुनते होंगे बहुत। वो लोक अदालत में सिस्टम रखा गया कि भाई कम्युनिकेट नहीं हो रहा, कम्युनिकेट करो, तुरंत खत्म करो। वुमेन सेल, ये कुछ इस तरीके की सेल्स बनी हुई है जहां पर बिठाकर कम्युनिकेशन कराई जाती है हस्बैंड और वाइफ को, 1 to 1। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कराई जाती हैं, तो डिवोर्स और लीगल प्रोसीडिंग से वो लोग बच जाते हैं। ये है कम्युनिकेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो जाती है। दो दोस्तों में, आप लोगों में आपस में भी झगड़ा होता होगा जो दोस्तों में, है ना, एक कई महीनों से बात नहीं कर रहे हैं, कई दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कब तक नहीं होगी? जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया जाएगा। होता है। देन contribute a successful business venture and a joyful personal life। अगर मतलब वो एक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों तो उसकी वजह से आपका वेंचर भी काफी स्ट्रांग हो जाता है, पर्सनल लाइफ भी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर फैमिली के अंदर आपस में कम्युनिकेशन ना हो तो वो फैमिली कई बार परेशान रहती है, डिस्टर्ब रहती है, अगर कम्युनिकेशन आपस में ना हो। हम तो ये चीज देखते हैं कोर्ट के अंदर, हस्बैंड वाइफ आपस में कम्युनिकेट ना करें तो मैटर बहुत क्रूशियल हो जाता है। उसमें थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश कर रहा है। एवरी पर्सन हैज अ पर्सनल स्टाइल। आपके पास ही 4 टीचर आपने देख लिए, उससे पहले आपने अपनी स्कूल लाइफ में इतने सारे टीचर्स देख लिए होंगे। हर किसी का समझाने का स्टाइल अलग है, हर किसी के कम्युनिकेशन स्टाइल अलग तरह के हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल यूजेस लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स। लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स, आप ही अगर कम्युनिकेट करना चाहें किसी से तो आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बहुत सारे हैं ना। तो इसलिए उसने लिख दिया है लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स हैं टू कन्वे द मैसेज। और एक लास्ट में कंक्लूड कर रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल डिपेंड्स अपॉन वेदर रिसीवर हैज एक्यूरेटली इंटरप्रेटेड द इंटेंडेड आइडिया। यानी मैं जो लिखना चाह रहा हूं आपने वो भी तो समझा। पता चला कि मैं लिखना चाह रहा हूं वही समझ नहीं आ रहा उसको, तो फिर कोई फायदा नहीं है। यानी उसकी इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि मैंने जो आपको बोला, आपने उस आइडिया को किस तरीके से इंटरप्रेट किया, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझे या नहीं। ठीक है जी। उसके बाद इसने एक सिंपल सा ब्रॉड कैटेगरीज बनाई है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। कम्युनिकेशन चैनल उसने 3 तरह के ले लिए, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। जब आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल, है ना। आप लोग जब ऑफिस जाएंगे तो आपकी आउटफिट एकदम चेंज हो जाएंगी, आप फॉर्मल हो जाएंगे। अभी तो आप ट्यूशन सेंटर में आ रहे हैं तो आप इनफॉर्मल वे आउट में आ गए, इनफॉर्मल आउटफिट्स में आ गए, लेकिन आप जब स्कूल जाते थे तो सबका फॉर्मल्स था ना, यूनिफॉर्म था सबका। तो वो चीज होती है, तो वो यही चीज बताने की कोशिश करेगा इसमें। थोड़ा सा वो जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश के बारे में आपसे फोकस कर रहे हैं कि हम 2 तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, एक जनरल और एक बिजनेस इंग्लिश। जनरल, हम जब लेमैन स्टाइल में आपस में बात करते हैं तो वहां पर स्टाइल थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बिजनेस इंग्लिश की बात करते हैं तो वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी है और एक सिस्टमैटिक है। आप लोगों को स्कूल में सिखाया गया होगा कि अगर आपने प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखनी है, सिक लीव बचपन में सिखाई थी, तो इसका एक फॉर्मेट सिखाया होगा। फॉर्मेट का मतलब क्या होगा? क्योंकि वो फॉर्मल हो गया, आपको किस तरीके से एड्रेस करना है, किस तरीके से लिखना है, उसके लिखने का स्टाइल भी बताया गया होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ कैसे स्टार्टिंग करनी है, मिडिल पैराग्राफ में क्या आएगा, क्लोजिंग सेरेमनी किस तरह से करनी है, एंड में आपने क्या लिखना है, वो सब चीजें। तो इसलिए इसके बारे में ये भी कहा गया है, सेकंड लाइन में देखेंगे, बिजनेस इंग्लिश है सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ स्पीकिंग द सेड लैंग्वेज। तो उसने कहा है कि ये ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक है, जबकि लेमैन में तो कुछ भी बोल दो। अगर यूएस के लोगों की इंग्लिश की बात करें तो वो स्लैंग यूज करते हैं, मतलब एक लाइन को एक वर्ड में बोल जाते हैं, है ना। हम लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे।
वो लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो उनका अपना एक स्लैंग बन गया है, एक स्टाइल बन गया है। यूएस वालों का ज्यादा है, ब्रिटिश तो हम फॉलो करते हैं, ब्रिटिशर्स। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन। तो जो बात ये हो रही है कि लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है जी। तो बिजनेस इंग्लिश के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की उसने कोशिश की है। इससे ज्यादा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसको लेकर कोई क्वेश्चन बनता नहीं। फिर वो बता भी रहा है कि बिजनेस इंग्लिश फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब बात बिजनेस इंग्लिश की हो रही है तो बिजनेस इंग्लिश कहाँ यूज होगी? ऑब्वियसली फॉर्मल वे में, ऑफिस में यूज होगी, बिजनेस में यूज होगी, ठीक है। तो उसके फायदे क्या क्या मिल रहे हैं देखो। बेटर अंडरस्टैंडिंग कहां से होगी? पहले वर्बल कम्युनिकेशन को समझाने की कोशिश कर रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखो क्या कह रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला कह रहा है रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल में मतलब जहां वर्ड्स आ गए, रिटन कम्युनिकेशन में तो सबसे पहले वर्ड्स आ ही गए। रिटन कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है देखो, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब चीजें हमारी क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट्स है। आप देखो हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, है ना, एनुअल रिपोर्ट छपती है, मैंने बताया था एक एक पेज की, सेमेस्टर बताएंगे आपको कि एक पेज कह रहा हूँ, एक एक पूरी बुक होती है बकायदा। जितनी बुक आपकी, इतनी मोटी बुक है ना बीसीआर की, इतनी मोटी रिपोर्ट्स होती हैं। डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऑल्सो। अगर कंपनी बड़ी है, पूरी रिपोर्ट्स उसके अंदर 300-400 पन्ने की छपती है। जब आप आगे जाएंगे रिपोर्टिंग्स में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखता है, पूरा जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेस पर पूरी रिपोर्टिंग बनती है। चाहे वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, नहीं एप्लीकेबल तो आप उस तरह से मेंशन करते हैं, लेकिन सारी रिपोर्टिंग उसके हिसाब से होती है। फिर क्या कह रहा है? essential and indispensable for formal business interactions and legal instructions and documentations। आप देखते होंगे बेटा, आपका जो बिल है, किसी भी कंपनी का आपके हाथ में बिल आता होगा, उस बिल के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन, सारी टर्म, सारी कंडीशन तक मेंशन होती हैं। तो वो क्या है? वो एक तरीके का बिजनेस लैंग्वेज है, वो एक तरीके का बिजनेस ऑस्पेक्ट्स है। पहले पुराने जमाने में इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखा जाता था। ना लिखे होने की वजह से क्या होता था, बाद में कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी। अब उन्होंने पहले से ही प्रिंट कराना शुरू कर दिया है, पहले से ही प्रिंट कराना शुरू कर दिया, पहले से मेंशन कर दिया गुड्स विल बी डिलीवर्ड आफ्टर क्लियरेंस ऑफ चेक, है ना। पहले लाइन ही नहीं होती थी, उसने कहा जी मैंने चेक दे दिया, सामान नहीं दिया, कोर्ट में मैटर पहुंच गया। अब कोर्ट जाके कह रहा है कि अरे क्लियर तो होने दे भाई, तभी तो देंगे, लेकिन पहले कोर्ट में मैटर्स पहुंच गए इतने सारे। फिर जब वो गाइडलाइन बनी तो सबने बिल लिखना शुरू कर दिया कि पहले आपका चेक कैश होगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस तरह की बहुत सारी बिजनेस लैंग्वेजेस, बिजनेस पॉइंट्स यूज किए गए। इतनी जल्दी खत्म? एक थर्ड पॉइंट देखो कितना इंपॉर्टेंट बोल रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, इसीलिए पूरी बुक बनाई गई है, इसीलिए अगला चैप्टर सेंटेंस मेकिंग है, इसीलिए उससे अगला चैप्टर वोकेबलरी है, इसीलिए उससे अगला चैप्टर नोट मेकिंग है ना। सारी वो बचपन की इंग्लिश आपको मतलब 10th 11th स्टैंडर्ड से जो तक पढ़ाई गई थी वो सब आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम ओरली बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो गई स्पोकन वर्ड्स पर। आ गया देखो, स्पोकन वर्ड्स इधर फेस टू फेस या टेलीफोनिकली, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर चीज। यहाँ पर बात रिटन को हटा दिया गया है, यानी रिटन के अलावा यहाँ पर रिटन नहीं है, ठीक है जी। तो इसके अंदर फॉर्मल मीडियम क्या होगा? जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, या कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, या कोई सेमिनार्स हैं, इस तरीके का। थर्ड क्या कह रहा है? इफेक्टिवनेस कैसे होगी? जैसे वहां पर क्या कहा था कि आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, तो आप इफेक्टिव कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव कब होगा? क्लियर स्पीच, है ना। अगर आप देखेंगे कि अगर किसी एक ओल्ड एज पर्सन को आप देखें,
बोला जाता है कि टंग का कॉम्बिनेशन हमारे टीथ के साथ है और भी कई चीज़ों के साथ है। तो जैसे जैसे वो कॉम्बिनेशन हिलते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अगर किसी के टीथ नहीं है मान लो, उसकी आवाज़ ही अलग हो जाएगी, बहुत हद तक समझ भी नहीं आएगी, है ना। तो वो अगर क्लियर स्पीच नहीं है तो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। हमारे देश के अंदर अभी कई ऐसे पॉलिटिकल नेता भी हैं जिनकी बातें हमें समझ नहीं आती जब वो बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, तो नाम मैं नहीं लूंगा किसी का। अब आती है बात, इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये अपने आप में क्या है, सबसे इजीएस्ट वे, ठीक है, इजीएस्ट और फास्टेस्ट। इसके कुछ एसेंशियल बता दिए। ऑब्वियसली इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन का खेल रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि कई बार प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड हम किसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस हो जाते हैं। लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, आप लोग अगर नहीं सुनोगे तो मैं जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो डिलीवर नहीं होगा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। स्पोकन ग्रामर, ग्रामर भी आप जानते होंगे, लिखते वक्त थोड़ी सी अलग है और बोलते वक्त थोड़ी सी अलग है। वोकेबलरी हो गया, नोटिसिंग लैंग्वेज हो गया। नोटिसिंग लैंग्वेज बेटा, जब आप जहां पर है उस हिसाब से उस लैंग्वेज में चलें, वो नोटिसिंग लैंग्वेज हो गई। अब आप मान लीजिए जापान में है और वहां पर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश वो यूज नहीं करते, जापानीज इंग्लिश यूज नहीं करते, तो क्या करोगे आप? तब भी लगे हो नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश में ही बोलूंगा, तो फायदा ही नहीं। आगे आ गया प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस पर भी बहुत फर्क पड़ता है, किस तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आई बात नॉन वर्बल के लिए। नॉन वर्बल में क्या रहा है, सबसे पहला नॉन वर्बल ले रहा है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो बॉडी लैंग्वेज से किया जा रहा है, गेस्चर से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेशंस, इशारों से। तो इस जहाँ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है वो स्किप करना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पैरा लैंग्वेज क्या है, बताइए। पैरा लैंग्वेज बताओ बताओ जल्दी से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करती है, जो एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करती है बेटा। आप लोग कभी देखते होंगे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक वो परेड सी होती है, मतलब इसमें क्या पिच होती है उसकी। आप देखते होंगे वो जो पर्सन परेड कर रहा होता है उसकी लेग यहाँ तक आ रही होती है बिल्कुल, है ना, और उसकी जो अंदर की एक अपने आप में बॉडी की जो पावर है और जो पीछे से जो आवाज आ रही है, वो वहां के लोगों के बैठे लोगों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अपने आप में एक इस तरीके का मोड है कि आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बूस्टेड फील करते हैं, वो है ये चीज। इसमें एक रिसर्च वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, एक रिसर्च वाला ऊपर भी आया होगा, तो बताते हैं। पहले इसका रिसर्च वाला पार्ट पढ़ लीजिए। यानी कम्युनिकेशन में 38% तो सिर्फ टोन का इंपॉर्टेंस है। समझ रहे बात को? आपके जो पीटी टीचर्स होते थे स्कूल के,
हर स्कूल में होता है एक पीटी टीचर, उसकी टोन हमेशा ही हार्ड वाली, एकदम हार्श, सॉफ्टनेस तो दिखती ही नहीं। हमारे को तो जो भी मिले वो ऐसे ही मिलेगी, सॉफ्टनेस तो शायद उन्हें आती पता ही नहीं होता था। एस्थेटिक कम्युनिकेशन देखिए क्या है, एक ही वर्ड से क्लियर हो रहा है, आर्ट। आप कभी किसी शो में जाते हो बाई चांस, जो परफॉर्मेंस देते हैं क्लासिकल डांसेस की, आपको पता नहीं गए हैं कि नहीं गए देखने, लेकिन जो जाए गए हैं देखने उनको पता होगा, और जो नहीं गए अगली कभी मौका मिले तो जरूर देखना। उनकी डांस परफॉर्मेंस अपने आप में एक स्टोरी होती है। नटशेल है कि वो एक स्टोरी होती है। एक मिनट दो मुझे, पता नहीं कि खांसी बहुत है। एक मिनट तो अंश, उन्नति, काजल और वंशिका, ये ना जो छुट्टी हुई तो उसमें जैसे जैसे गाना appearance. Next one is appearance. Appearance कितना important होता है? आप देखते होंगे, मतलब कंपेयर करें अगर हम, जैसे मान लीजिए मोदी जी से कंपेयर करते हैं, मोदी जी का एक अपना अपीयरेंस होता है, वो कहाँ किस जगह एड्रेस करने जा रहे हैं उसी हिसाब से अपनी अपीयरेंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब्रॉड गए तो अब्रॉड के हिसाब से, इंटर किसी स्टेट में गए हैं स्टेट के हिसाब से। तो अपीयरेंस अपने आप में एक कम्युनिकेशन, जब वो मान लीजिए अगर साउथ जाएंगे तो साउथ की जब यूनिफॉर्म के अंदर चले जाते हैं, साउथ के ड्रेस कोड में, तो वहां के लोगों को एक मैसेज चला गया। यही बात आपके साथ है, जब आप एक कंपनी के सीनियर हैं और आपने अपने स्टाफ को एड्रेस करना है, आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी देखते होंगे कि जो बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं या लोग जो ग्रूम करते हैं लोगों को, उनका एक अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, जिससे कि लोग इंकरेज हो जाते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं आप कभी देखेंगे, उनके आने से पहले एक सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट की जाती है, लोगों में सेंसेशन बनाया जाता है। आपके पिक्चरों के हीरो हीरोइन अगर आप देखते होंगे, हीरो की एंट्री होनी है तो ऐसी थोड़ी कि आगे वो एक भूमिका बनाई जाती है ना। अगर ऐसे विलन की अगर एंट्री हो रही है तो उसकी भी एक भूमिका बनाई जाती है। वो अपीयरेंस मैटर करती है। एंड लास्ट इज सिंबल्स। सिंबल्स भी अपने आप में कम्युनिकेशन दे देते हैं बेटा। अभी मैंने बताया भी था, अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो सड़क क्रॉस करते वक्त आपको सिंबल्स बने हुए हैं, है ना, कि यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस नहीं करना, उन्होंने बना रखा है। बाकी आप वैसे देखें,
किसी रिलीजियस प्लेस पर आप जाते हैं, है ना, जैसे रिलीजियस में देखें, मंदिर के आगे मंदिर वाले साइन, मस्जिद के आगे मस्जिद वाले, चर्च के आगे चर्च वाले साइन, तो वो अपने आप में क्या है, सिंबल से वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि व्हाट वी आर बिलोंग्स टू, दैट इज वाई। तो ये है, ये तो हो गए हमारे सिंबल्स। कई जगह आपस में मिलता जुलता भी है, जैसे सिंबल्स अपने आप में अगले विजुअल कम्युनिकेशन से भी मैच कर जाता है ना। कुछ चीजें हम विजुअल यानी देखते ही समझ जाते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, देखो किस तरीके से आएगा विजुअल कम्युनिकेशन। वो क्या कह रहा है, साइंस, ऊपर भी था ना सिंबल्स, साइंस आ गए यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, कलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कि उन्होंने, आपने कुछ देखा और देखने के बाद आपको मैसेज कम्युनिकेट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप देखेंगे तो कई जगह मंदिर की दीवारें, क्या पीछे एक स्कीम चली थी दिल्ली सरकार की कि जितनी भी पुरानी दीवारें हैं, सरकारी दीवारें, उन सबको पेंट किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं जो लोग बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं, उनको कांटेक्ट किया सीधा दिल्ली सरकार ने, और एक मूव लिया कि आप जो प्रैक्टिस कराते हो उन बच्चों को इन वॉल्स पर कराइए। और प्रैक्टिस तो करनी है उन्होंने कहीं ना कहीं, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कैसे बनेंगे वो लोग पेंटर। तो उनको कहा कि सीधा इन वॉल पर पेंटिंग कराइए, और उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। हालांकि छोटे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल पे, उनके पास भी सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं। वो सैकड़ों स्टूडेंट को फिर क्या दे दिया जाता है, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, और उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने वहां पर पेंटिंग करके आनी है। उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे, फिर फोटो खींच कर डालेंगे कि आपका काम है। तो इस तरह से बहुत कुछ हुआ। तो वो भी अपना वही विजुअल कम्युनिकेशन। तो वो तो 3 हो गए हमारे। कौन कौन से थे? पहला वर्बल, हाँ हाँ ठीक बोल रहा, उसको मत देख। विजुअल, ठीक है। अब आ गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल, अभी हम बात ही कर रहे थे, ऑफिस जाओगे तो आपको फॉर्मल ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा, फॉर्मल आउटफिट में जाना पड़ेगा। यानी फॉर्मल मीन्स जो हो गया, जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी शो करती है प्रेजेंटेशन। अब हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है फॉर्मल, किस तरीके से चलता है, वर्टिकल। अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वर्टिकल बेसिकली क्या होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते थे ना पहले, स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। अब वो कह रहा है, वो आ गया अगला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पहले पुराने जमाने में हॉरिजॉन्टल बनती थी, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट्स, वो हॉरिजॉन्टल थी। अब जो बनाते हो आप लेटेस्ट, वर्टिकल। अब क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेक्शन इधर से उधर, यानी इधर से उधर, टॉप बॉटम का चक्कर नहीं है। वहां पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में। अप एंड डाउन वाला खेल यहां पर नहीं है। डायगोनल, क्रॉस हो गया, यानी एक डिपार्टमेंट का सीनियर दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर को कांटेक्ट कर सकता है, या वाइस वर्सा। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन कहलाता है बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, हमारी गॉसिप्स, है ना, जो हम लोग आपस में बात करते हुए चल रहे हैं कि चलो घर तक जा रहे हैं, जितनी बातचीत करते हुए जा रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लिखा भी है कैजुअल, फ्रेंडली, ठीक है। ये कैसे होती है, स्पॉन्टेनियसली। जैसी कोई दोस्त मिला, कोई भी मिला, रिश्तेदार मिला, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट, ठीक है जी। अब आते हैं सीधा, इसमें आएगा वो सारा, आप पढ़ेंगे तो, मतलब मैं जो जरूरत की चीज है वही बता रहा हूँ, और बाकी इतना ज्यादा वो चाहिए। अब बात आ रही है कि इन सब के बीच में इनका नेटवर्किंग का क्या सिस्टम है।
तो क्या कह रहा है नीचे देखो, द मोस्ट कॉमन नेटवर्क्स फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलोज। जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं इस कम्युनिकेशन के लिए, सबसे पहला वर्टिकल, ऊपर भी हम यूज कर रहे थे, वर्टिकल कम्युनिकेशन था, ये वर्टिकल नेटवर्क बोल रहा है। कैसे चल रहा है, इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 छोटे छोटे पॉइंट्स में। टॉप से बॉटम पर जा रहा है, देखो क्या कह रहा है, वर्टिकल नेटवर्क इज फॉर्मल नेटवर्क, फिर हायर से लोअर पर जा रहा है, सबऑर्डिनेट के पास जा रहा है। सिर्फ ये 2 वे कम्युनिकेशन है, नीचे से ऊपर से नीचे, और कुछ नहीं। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 2 वे हो गया ना। 1 वे तो होता है कि सिर्फ मैं दूंगा, आगे आएगा। सर्किट नेटवर्क, जो आप अपनी बुक अगर खोलेंगे तो बुक में इसका एक वो दे रखा है। एक मिनट देखो, जिसके पास नहीं चार्ट दिखा दें। ये देखो बेटा, वर्टिकल नेटवर्क का ये पहला वाला, जो पहला चार्ट दिख रहा है ना, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये वाला, उसमें ये वाला है। चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम मिलेगा तो बनाना जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनाना जरूर, टाइम मिलेगा तो बनाना जरूर। मैं बाई चांस इसको नहीं बना पाया, कुछ एरर रही, मैं कुछ इसको सेट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं भी जरूर डालता। तो मैंने इसमें से चार्ट हटा दिए, बस पहले बोल रहा हूँ कि चार्ट इसमें से देखने आपने, ठीक है जी। सेकंड देखो, सेकंड है सर्किट नेटवर्क। ये देखिए एक सर्किट बना हुआ है, क्या लिख रहा है सर्किट के बारे में, पढ़े जरा। व्हेन 2 पर्सन कम्युनिकेट्स विद ईच अदर सेंडिंग मैसेजेस एंड फीडबैक्स। एक कम्युनिकेशन चल रही है, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, फीडबैक भी हो रहा है और कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सर्किट नेटवर्क। द 2 पीपल, क्या लिखा है, इंटरएक्टिंग, ये थोड़ा सा स्पेलिंग का कुछ ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो रही है। इंटरएक्टिंग कैन बी कलीग्स प्लेस्ड एट द सेम हायरार्किकल लेवल। ऊपर पिछले वाले में वर्टिकल था, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेकिन यहाँ पर वो सेम हायरार्किकल भी आपस में कन्वे कर सकते हैं, ठीक है जी। चेन नेटवर्क, ये देखो दिस इज चेन, ये आपका क्वेश्चन अभी आया भी हुआ है इसमें, चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क किस तरीके से चलती है कि जो सीनियर है, वो अपने से नीचे वाले को कमांड देता है, वो अपने से नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले को, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर चलता है। आप इसका एक बार पढ़ लीजिए, देखो चेन नेटवर्क। हाँ, ये सिर्फ टॉप टू बॉटम चलता है। हाँ जी बेटा, एक बार सिर्फ पढ़ लो चेन नेटवर्क। नहीं सबको सेल्फ पढ़ने, तो फिर आप पढ़ोगे कोई नहीं सुने, पढ़ेगा ही नहीं कोई, फिर सब सोचते हैं कि कान में तो जा ही रहे। क्या कह रहा है बेटे इसके बारे में, पहली लाइन में क्या कहा, सीनियर टू जूनियर, दूसरी में भी यही कह रहा है एक तरीके से, टॉप टू बॉटम, टॉप से डाउनवर्ड, बॉटम नहीं कहेंगे, टॉप टू डाउन, उससे जो नीचे है। और तीसरे में देखो क्या कह रहा है, अंडर हिम का मतलब है कि मैं किसी और को कमांड नहीं दे सकता, जो मेरे अंडर है मैं उन्हीं को कमांड दे सकता हूँ, ये है इसके अंदर एक हो, ठीक है ना। आ जाओ जी, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, व्हील, ये है व्हील। आप इसकी स्टाइल से समझ जाएंगे, एक पर्सन बिल्कुल सेंटर में है और वो अपने साथ जितने भी इसके साथ कनेक्टेड लोग हैं उन सबको डायरेक्शन दे रहा है और उनसे फीडबैक ले रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, फीडबैक ले रहा है इंडिविजुअली सबसे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो गया। इसको सेंट्रलाइज बोलते थे ना आप लोग, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। ये सेंट्रलाइज बंदा, जो बंदा सेंटर में रहता है और वो सबको कमांड दे रहा है और सबसे फीडबैक ले रहा है, उसे सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग कह देते हैं। तो जरा देखो क्या कह रहे हैं, सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एम्प्लॉयज डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं,
जब बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाती हैं तो उनको फिर ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ जाती है। बस वो ये बताने की जा रहा है। जैसे रिलायंस से एग्जांपल ले रहा है कि वहां पर एक बंदे से काम नहीं चलेगा। अब रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप हो गया, मुकेश अंबानी सोचकर बैठे कि मैं पूरे इंडिया के लोगों के साथ ये करता रहूंगा, तो ये हो ही नहीं पाएगा। लार्ज बिजनेस वेंचर्स जिनके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं, वो चीज। हाँ जी, इसीलिए एग्जाम्पल में देख रहे होंगे टाटा को ले रहा है, रिलायंस को ले रहा है ना। ये इतने बड़े ग्रुप बन गए हैं कि यहाँ पर टाटा बैठकर एक साथ सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक बता दिया कि ऐसे सिचुएशन में ज्यादा लोग चाहिए होंगे। ये समझ गए सारे लोग। अब स्टार बहुत ही अच्छा है, आप देखेंगे सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है, सारे के सारे। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितने इतने लिखे हैं वही जोड़ दें, लेकिन इसने ऐसा कंफर्टेबली बना लिया कि 5 लोगों से एक स्टार जरा अच्छा बन जाता है। 6 लोगों के केस में स्टार बन नहीं पाएगा, है ना। थोड़ा सा ऑड फिगर्स होती हैं तो बन जाता है, इवन में थोड़ा सा दिक्कत सी होती है वो। बाकी आप जोड़ कितने भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन सब कनेक्टेड है। देखो ए सबके साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है ना, बी सबके साथ कनेक्टेड है, सी सबके साथ कनेक्टेड है। बस चार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टार नेटवर्क के बारे में क्या कह रहा है? मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओपन बिटवीन ऑल। फिर क्या कह रहा है? इस नेटवर्क का क्या मीनिंग है? ग्रुप कम्युनिकेशन है ये, इसका मेन पर्पस क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर क्या कह रहा है? मेंबर्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर फ्रीली एंड विदाउट हिंड्रेंस और हेजिटेशन। ये सिंपल सा इसके अंदर नेटवर्क आ गए। तो कौन कौन से 5 हो गए? हाँ जी, पहला वर्टिकल, दूसरा इसने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना दिया, हॉरिजॉन्टल नहीं था, सर्किट था। फिर इसके बाद और लास्ट, ठीक है जी। ये नाम अगर याद रख लोगे तो इससे याद हो जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप देखेंगे पेपर में आया भी हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब सोचो, कहने को एक छोटा सा कम्युनिकेशन वर्ड है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दिए ऑथर्स ने, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने वो भी निकाल दी। क्या है? सबसे पहला क्लैरिटी। जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो क्लैरिटी तो हो, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे कंसाइजनेस क्या होता है? छोटा सा कर दो, मतलब इतना नहीं बड़ा चढ़ा कर बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ब्रीफ कर दो। थर्ड कंक्रीटनेस, जिस तरीके से कंक्लूजन बोलते हैं, लास्ट में कहते हैं अच्छा मैं कंक्रीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन चीज इसकी क्या है, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है? कोहेरेंस। ये क्या है? पढ़ो जरा एक बार। कोहेरेंस, पॉइंट नंबर 4। एक तरीके से इसे कह सकते हैं रिलेवेंस, इसको हम कह सकते हैं रिलेवेंस। आपने भी ठीक बोला था, बट इसमें हम रिलेवेंस भी बोल सकते हैं कि भाई जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आसपास वहीं तो रहे, तो कोहेरेंस। कंप्लीटनेस, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, हम जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट तो हो। कर्टेसनेस, कर्टसी तो बहुत जरूरी है ना। अब आप अगर मान लीजिए कुछ किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहां पर कुछ इस तरीके का हो जाए कि जो जिसे हम लोग कहते हैं कि कोई डिसलाइक कर जाए, कर्टसी ना रहे,
तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑल्दो बिजनेस के अंदर जब बिजनेस लैंग्वेज की बात होती है वहां पर एज मैटर नहीं करती, एज से मतलब नहीं है। सॉरी, हो सकता है कि बॉस आपको, आप बॉस बने और आपका जो आपको जूनियर स्टाफ मिले हो सकता है वो 50 साल का हो सकता है वो 50 साल का हो, तो एज वहां मैटर नहीं करती, लेकिन कर्टसी मैटर करती। ठीक है जी। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बार बार कई बच्चों को टोकता हूं, हो सकता है वो सुन रहे हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा हो कि नहीं सुन रहे, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कहां से? है पॉसिबल? बिना सुने तो आप किसी को भी नहीं समझ सकते। बिना सुने तो हमें चाहे अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हो, चाहे मोदी जी बोल रहे हो, या XYZ कोई और बोल रहा हो, हम जब तक सुनेंगे नहीं कुछ नहीं समझ सकते। हाँ, बस लास्ट में जब सारे ताली बजाएंगे ताली बजा सकते हैं। फोकस एंड अटेंशन सब्जेक्ट मैटर पर। आपका जो कम्युनिकेशन, जिस चीज को आप करने आए हैं, जो कम्युनिकेट करने आए हो, वो जो सब्जेक्ट मैटर है आप उस पर फोकस रहे, आपका अटेंशन वही रहे, आउट ऑफ द टॉपिक ना चले जाए। अब मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि हम बात करने लग गए आर्ट की, हालांकि आर्ट आया था लेकिन जितना जरूरत था उतना पढ़ा, वापस हम अपने लॉ पर आ गए। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, देखो एकदम अलग तरीके का है कि कहां से कहां जोड़ा है, ये भी अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक है। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, मैंने ऐसा पढ़ा था और ऐसा सुना था कि जब मोदी जी कोई स्पीच देने जाते हैं उनको पहले पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरीके का क्राउड वहां पर आएगा, और उस पूरे क्राउड का ऑन एन एवरेज उनके इमोशंस बताए जाते हैं। किसी कॉलेज का बच्चा अगर बैठेगा तो वो इमोशनली किस तरीके से अफेक्टेड होता है, तो उनको अपने साथ जोड़ना है ना। अभी भी उन्हें यूथ लीडर कहा जाता है, कितनी इमेजिनिंग वाली बात है और कितनी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज भी अभी भी इस एज में गोइंग टू टच 70 वेरी सून, और उनको क्या कह रहे हैं? यूथ लीडर। क्यों? क्योंकि जब वो जिस क्राउड के साथ उठते बैठते हैं पहले उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस के बारे में पढ़कर आते हैं। हमारे रीजन वाइज भी इमोशंस अलग तरह के हो जाते हैं, है ना। रीजन वाइज भी, रीजन मतलब इन द सेंस कि साउथ में जाओगे तो वहां के इमोशंस अलग होंगे। आप साउथ में चले गए, आप उनसे इंग्लिश में पूछो कि आई वॉन्ट टू गो देयर, इग्नोर्ड। अपनी भाषा में पूछो यहाँ जाना है, इग्नोर्ड। उनके इमोशंस हैं। तो आपने सुना होगा कि जब भी मोदी जी कभी भी ऐसी जगह स्पीच देने गए हैं तो पहला एड्रेस उसी वर्ड में, उसी लैंग्वेज में करते हैं जो लैंग्वेज वहां की होती है, नहीं तो वो सुनते ही नहीं। बड़ा कम या कुछ भी, कभी भी सुनना, कभी भी सुनना, ये कम्युनिकेशन का स्टाइल है। मतलब वो चाहे जो मर्जी क्वालिफाइड हो लेकिन उनकी जो टीम है वो इन सब चीजों से लैस है ना। कितना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किससे मिलना है, उसी की तरह से। हम लोग तो कैजुअल चल देते हैं, हम लोग तो कैजुअल चल देते हैं ना यहाँ पर, तो कि कहाँ जाना है कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। खैर, तो इमोशनल अवेयरनेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार, एक बार एक बच्चे से बात हो रही थी तो उसने कहा था यहाँ पर इस चीज का क्या काम, बिजनेस है, बिजनेस में इमोशनल अवेयरनेस कहाँ से आ गई? भाई डील तो ह्यूमन बीइंग से ही करना है, डील तो ह्यूमन बीइंग से ही करना है, और हर ह्यूमन बीइंग अपने अपने इमोशंस लेकर चलता है। वो ऐसा थोड़ी करता है कि इमोशंस एक बैग में है कि घर से निकलते वक्त पहले वो रखा साइड में, अब चलो। कोई नहीं चलता, है ना। बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, ऑफिस में फोन तो आता ही है, रिवर्स भी है, मतलब हस्बैंड बॉयफ्रेंड्स के भी आते हैं।
तो फोन तो आ रहे हैं, इमोशंस तो हर्ट हो रहे हैं। अब कोई एक स्टाफ इमोशनली हर्ट हो रखा है, वो ब्रेकअप की सिचुएशन में बैठा है, और बॉस जो है एक काम करो, ये काम करो, वो काम करो, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा? कुछ भी मतलब ही नहीं बनता। हम कोर्ट में देखते हैं ना, कोर्ट में देखते हैं जज बजाता रह जाता है और हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। होता है, वो ऑर्डर ऑर्डर बोलते रहते हैं, लेकिन वो लड़ते रहते हैं। मतलब इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि हम चुप भी नहीं करा सकते। चक्कर सारा ये हो जाता है। मैं तो झेल चुका हूँ ना ये सिचुएशन। मैं बोल रहा हूँ मेरी क्लाइंट को कि बस चुप हो जाओ, इशारा ही कर सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं, कई महीनों बाद दिखा होगा। मैं कराता नहीं हूँ, लोग करवाने आते हैं। सेंटेंस में अलग है फर्क, कितना एकदम से तेरा एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक था। लेकिन इसने पूछा बड़ी उत्सुकता से। है भाई, अभी तो तू बहुत छोटा है। हमारी देखो, हर किसी का अपना अपना नेचर है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहती है कि जितना मामला पैचअप हो जाए उतना अच्छा है। मिडिल वगैरह में बिठाकर उनको, या आर्बिट्रेशन में बिठाकर कोशिश करते हैं कि भैया सुलझ जाए, और जिसने ठान रखी है उसको तो कोई नहीं रोक पाया। इंडिया से डाइवोर्स रेट तो कम ही रहा है। इंडिया में अब बढ़ गया, ही इज राइट, अब बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया है कि अब इस पर रिसर्च होने लग गई है, और इंडिया के अंदर एक मैटर ऑफ वो बन रहा है कि भाई टेंशन हो रही है, बट ठीक है, टेंशन भी होनी भी क्यों चाहिए। हाँ जी बेटा, अब हम आ रहे हैं, जिस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, तो इसके अपने बैरियर्स भी हैं, कम्युनिकेशन के अपने बैरियर्स भी हैं। बैरियर्स मतलब रुकावटें, बाधाएं। सबसे पहली बाधा तो क्या है? फिजिकल बैरियर, जो मैं बार बार बच्चों को टोकता रहता हूँ कि भैया चुप हो जाओ, बोलो मत, है ना। उसके पीछे रीजन क्या है? आई फील कि भाई मैं अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। जो 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बाकी बच्चों तक वो कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता। दैट्स वाई अभी क्योंकि आप इधर बैठे हो, जिस दिन यहाँ कोई खड़ा होगा और वो समझा रहा होगा तो उसको वो समझ में आएगा कि क्यों कहना पड़ता है। उससे क्या बनता है? अटेंशन डाइवर्ट होती है। क्या बोल रहा है देख लो, नॉइसेस, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस। अभी टेक्निकल डिस्टर्बेंस हुआ कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तो वो क्लास तो हेल्ड अप हो गई कुछ देर के लिए। आउटडेटेड इक्विपमेंट्स। अब देखो सर, हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को लाकर। अभी तक हम इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, वहां पर लगा तो टीवी में आ गए, उसमें क्लियरिटी कितनी ज़्यादा आ रही है। अगर उसमें आपने देखा होगा, उसका विजन और भी ज़्यादा क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है उसको देखकर। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ब्लरिश टाइप का है। डिस्टेंट लोकेशंस, आप ट्रेन में ट्रैवल करिए, लॉन्ग जर्नी, यहाँ से जाइए केरल, दिल्ली से जब केरल जाएंगे तो ऐसे कई जगह ट्रेन के अंदर स्पॉट्स आएंगे जहां पर नेटवर्क गायब हो जाए, है ना। तो डिस्टेंट लोकेशन वो प्रॉब्लम करेगा। फिर उस टाइम पर कम्युनिकेशन, मान लीजिए किसी के साथ बातचीत चल रही तो कम्युनिकेशन बैरियर बन गया ना, बात कट जाएगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट में केसेस भी पढ़े हैं कि अगर फोन पर बात कर रहे हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वहां पर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिहेवियर बैरियर, सॉरी,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। रिलायंस का स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन कोई दूसरी अगर छोटी कंपनी है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। क्या कह रहा है? इफ द चेन कमांड इज अनक्लियर, अ पर्सन मे नॉट नो whom to contact। क्या होता है? अब बड़े बड़े हाउसेस में चले जाओ, यहाँ छोटे हाउसेस हैं, मान लीजिए 5 लोग बैठे, तो उसमें क्या छांटना है कि किससे बात करनी है? एक बार खड़े होकर पूछ लो कुछ, तो अपने आप में से जो बंदा होगा आंसर दे देगा। लेकिन एक मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जेनपेक में काम कर रहे हैं, तो उनसे सुनता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो उन्होंने बताया, कहते सर जेनपेक का अपना HR डिपार्टमेंट अलग है। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ फ्रेंकली। मतलब मैंने कोई ऐसी अभी तक डायरेक्ट फेस टू फेस कंपनी नहीं देखी थी जिसका HR डिपार्टमेंट ही अलग है। अब तक मैं सुनता था कि HR केबिन है या HR का एक छोटा सा बना हुआ है रूम, लेकिन वहां पूरा HR डिपार्टमेंट का पूरा एक फ्लोर अलग है उनका, हैविंग लॉट्स ऑफ रूम्स। उनका सिर्फ काम क्या है? अब सोचो, जिसका इतना बड़ा स्पेस है उसका काम क्या है? सिर्फ रोजाना इंटरव्यू, एग्जाम के बाद भरना आप भी, एज अ नॉलेज जाना। मैं हर किसी को बोलता हूँ जरूर जाना इंटरव्यू देने। कुछ भी वहां पर जाओगे ना आप, वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताइए आप चूज कर लो किस में जाना चाहते हो। आपने कहा जी मैं अकाउंट सेक्शन में जाना है, टिक लगा दो। अकाउंट सेक्शन के हिसाब से आपका जो रिज्यूम है अलग चला जाएगा। आपको जाते सीधा वहां पर आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। कई बार तो ऐसा सिचुएशन है, कई बार तो ऐसी सिचुएशन है, और कई बार ऐसी सिचुएशन है कि वो बोल देंगे कि आप कल है ना, आज का पूरा स्लॉट बुक है। और इंटरव्यूज भी चलते हैं कई राउंड्स में। फर्स्ट राउंड 15 मिनट का ब्रेक, सेकंड राउंड 5 मिनट का ब्रेक, थर्ड राउंड फिर 5 मिनट का ब्रेक, फोर्थ राउंड आ जाओ जी फिफ्थ राउंड में, जिसको छटते चले जाते हैं लोग। इतने बड़े बड़े हाउसेज हैं ये अकेले जेनपैक की बात कर रहा हूँ, और भी कई होंगे। कन्वर्जेस मैंने एक सुना है नाम, कन्वर्जेस का किसी से मेरे को वो नहीं हो पाया रूबरू, लेकिन आप लोग जाना जरूर, जॉब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इंटरव्यू देने जरूर जाना एग्जाम के बाद। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। बस क्यों एक दिन लगेगा, हाँ ये सोचकर चलना कि अगर इंटरव्यू पूरा देने गए और पूरी ईमानदारी से देने गए तो दे विल टेक एट लीस्ट फ्यू आवर्स में 8-8 10 घंटे भी हो जाते हैं। आवर्स लगाया इसीलिए मैंने। अच्छा कितने बजे बुलाया था? आया लैंग्वेज बैरियर्स, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा है। अभी जैसे मैंने कहा साउथ चले जाओ बात ही नहीं करेंगे, वो कहते हैं हमारी भाषा में बात करो। व्हाट दे नीड्स टू से, हमारी भाषा में पूछो। अब आपको आती नहीं केरला कन्नड़ या जो भी भाषा है, वो कहाँ से पूछो कैसे आप? लैंग्वेज बैरियर्स हर जगह है। कल्चरल बैरियर्स, कल्चर बहुत इफेक्ट करता है बेटे हमारे सेटअप्स को। आपको हर जगह हमेशा ऐसा तो मिलेगा नहीं कि गुड़गांव जैसा कल्चर ही मिल जाए। बेंगलोर भी बहुत जबरदस्त हब है, और भी कई जगह होंगी। आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो वहां पर जो कल्चर्स हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बनते हैं। किसी का कुछ सोचने का स्टाइल है, किसी का कुछ सोचने का स्टाइल है। एटीट्यूड बैरियर, सॉरी इमोशनल पहले आ रहा है, अभी इमोशनल ऊपर भी आया था और यहाँ पर भी है। अभी हमने बताया ना दैट वन इज इमोशनली हर्ट, तो कैसे सुन लेगी वो या कैसे सुन लेगा वो? ठीक है ना। एटीट्यूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग्स की। हर किसी का अपना एक एटीट्यूड है, उससे नीचे ही नहीं आना चाहते। बढ़ा लेंगे एटीट्यूड को, कम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रॉब्लम्स ही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रॉब्लम्स ही होती है। तो ये वही एटीट्यूड बैरियर्स की बात हो रही है। परसेप्शन,
मैं कह रहा हूँ x, वो समझ रहा है ax। मैं कह रहा हूँ रो को मत जाने दो, वो कह रहा है रो को मत, बोला था सर ने जाने दो। मैं कह रहा हूँ रो को मत जाने दो, परसेप्शन चेंज हो गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फिजिक्स से रिलेटेड हो गए आपके, है ना। अब मैं चश्मा उतार दूंगा तो उसकी टी शर्ट पे क्या लिखा है नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे मैं अपना बैरियर बता रहा हूँ भाई, समझ रहे हैं। या मैं बीमार हूँ, जैसे अभी एकदम से थ्रॉट को क्या हुआ पता नहीं, हल्का सा गार्गल करके आना पड़ा तब जाकर पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, एकदम से खांसी शुरू। ये बैरियर्स हैं, फिजिकली अनफिट हो गए तुरंत एकदम से। हाँ जी, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी वाले बैरियर्स जो हमारे। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, मैं वेबएक्स यूज करता था, यहाँ पर आए तो जूम मीटिंग चलती है। हमारा वेबएक्स स्टार्ट हो जाता है सुबह तो नॉन स्टॉप चलता रहता है, जबकि जूम हर 40 मिनट बाद मांगता है ज्वाइन करो ज्वाइन करो। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।